एक व्यक्ति को कई बार यमराज जी स्वयं लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इतना ज्यादा बलवान होता है कि यमराज जी से कहता है कि अभी मुझे नहीं चलना, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। यमराज जी बड़े हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो बार बार यमराज से मना करता है। यमराज जी बार बार उसे धरती पर लेने के लिए आते हैं। आखिरकार इतना नेक इंसान कहाँ पर था और कौन था वो जिसके लिए साक्षात यमराज जी आ रहे थे। उसके बाद ये दोनों डील करते हैं। उस डील के बारे में भी आपको बताऊंगी। और सोचने वाली बात है कि क्या किसी के लिए यमराज जी इतना कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जो एक नेक आत्मा होती है, जो साफ दिल की होती है, जिसने कोई भी बुरा काम नहीं किया हो, उसके लिए यमराज जी क्या, साक्षात भगवान जी का भी डोला आता है लेने के लिए। ये सारी कथाएं बिल्कुल सत्य होती हैं। देखो दोस्तों, आज मैं घटना कहानी नहीं कहूंगी, एक कथा आपको सुनाने वाली हूँ। कथा क्यों कह रही हूँ, ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी और मैंने इसके बारे में कई जानकारियां निकाली। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस कथा या इस कहानी को आपके सामने रखूंगी तो शायद इससे आप थोड़ा बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को भी और मुझे भी मिलेगा। इसीलिए इस स्टोरी को ढूंढ कर लेकर आई हूँ, जहां पर बार बार यमराज आते हैं एक व्यक्ति को लेने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए यमराज ने भी इंतजार किया, वरना आज तक कभी भी कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता। और कभी भी यमराज एक बार आने के बाद किसी के प्राण हरने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। क्योंकि जो जिसका काम है, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। तो यहाँ पर दोस्तों यही हमारा जो वो दूसरा लोक है ना, उसमें यही सब कुछ चल रहा है। सब अपनी ड्यूटियों पर फिक्स हैं, सब अपने कार्य में निपुण हैं। अगर अपने कार्य में कोई गलती करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर क्या आप स्टोरी को सुनना चाहते हो? थोड़ी सी हंसी भरी भी है और थोड़ा सा मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया इसको जानने में। मैंने कई बुजुर्गों से सलाह ली इस घटना के बारे में। देखो, इसके कोई साक्ष्य नहीं है, इसका कोई भी ऐसा वो नहीं है कि भाई ये तो बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन जब बुजुर्गों से सलाह ली, मैंने अपने मामा के वहां पर जाकर उन बुजुर्गों से सलाह ली, अपने मायके के बुजुर्गों से सलाह ली, यहाँ तक कि मैंने अपने ससुराल के बुजुर्गों से सलाह ली। और जहां मैं ससुराल को छोड़कर हम बाहर रहते हैं, वहां मैंने सभी बुजुर्गों से सलाह ली। बहुत सारे लोगों से सलाह लेने के बाद ये स्टोरी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो चलिए, आपको मेरे साथ चलना होगा यहाँ पर हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ही आपको ज्यादातर कहते हैं कि हरियाणा में भाषा भले ही ठाडी हो, लेकिन लोग भले थोड़े बहुत आपको भोले भाले मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये तो चलो खींचातानी लगी रहती है एक दूसरे से, वहां पर ब्रज की महिमा भी न्यारी है। तो ये गांव ब्रज में आता है, हरियाणा का गांव ब्रज में आता है। और इस गांव में एक रतन नाम का व्यक्ति रहता है। अब मैं उसकी जाति बताऊंगी तो आप कहोगे कि जाति बात करती है। चलिए, आपको रतन नाम से ही रूबरू कराती हूँ। रतन नाम ही कहते हैं, रतन देव भी उन्हें कह दिया जाता था। रतन बड़ा भोला भाला। बचपन में माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। रतन भैंस चराया करता था, भैंसों को चराना और अपनी जिंदगी मस्ती से बिताना। रतन के ताऊ और ताई जी ने उसकी परवरिश की थी। अब ताऊ ताई जी कहाँ पढ़ने पर उसका ध्यान देंगे, भाई वो तो अपने बच्चों को संभाल कर रखेंगे। रतन ने हमेशा वो जिंदगी जी थी जो शायद आज के युग में किसी बच्चे को जीने के लिए हम दे दें तो शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो समय ऐसा था, मैं परिवार से साझा कर रही हूँ, वो समय ऐसा था कि उस समय बच्चे बुरी से बुरी जगह पर भी अपना वक्त निकाल लेते थे। लेकिन आज के बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे किसी अपने के बिना। देखो, ताऊ ने भी कभी लाड नहीं किया, ताई ने भी कभी लाड नहीं किया। ताऊ ताई के बच्चे हमेशा रतन से कहा करते थे कि तू हमसे दूर रह कर, तेरे से बदबू आती है, तू भैंसों में रहता है। यानी अपने बच्चे तो भैंसों को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन रतन, उसके माँ बाप नहीं थे ना, तो वो हर काम को किया करता था।
अब खेतों में मस्ती मौज भरे दिन, दिन को जितनी बार मन करे उतनी बार झोड़ में नहाना, ये जो पोखर होती है, और भैंस चराना पूरे दिन। गांव में मोहल्ले की कोई और महिला कह दे कि अरे रतन बेटा हमारी भैंसों को और ले जाओगे, तो उनकी भैंसों को भी साथ ले जाया करता था। बड़ा निपुण, 1 मिनट में वहां से वहां, 1 मिनट में वहां से वहां। अच्छा भाई, धीरे धीरे वक्त निकलता है तो रतन को घबराहट सी होती है। वो भैंस चराता है, 14-15 साल की उसकी उम्र होती है। उस जमाने में शादियां भी 6 साल का लड़का, 12 साल का लड़का, 13 साल का लड़का, तो भाई हाँ 13 साल का हो गया, जल्द से जल्द विवाह करो। लड़कियां बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी। अब रतन की तो शादी नहीं हुई, लेकिन रतन के बहन भाइयों की शादियां शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वो रतन से बड़े होते हैं। शादियां हो जाती हैं। अब मैं वहां पर थी कि खेतों पर भैंसों के बीच में उसका जी घबराता है। गर्मियों के दिन होते हैं, वो पसीना पहुंचता है। पसीना पहुंचता जैसे ही धुंधली आंखों से देखता है, आंखों में नमकीन पसीना जा रहा था। सोचिए उस पल को, उस पल में घुसने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इस पूरी स्टोरी का अच्छे से लुत्फ उठाएं। अब सोचिए रतन की आंखों में वो नमकीन पसीना जा रहा है, और रतन बहुत चिमराट से नहीं लगते हैं आंखों में। ऐसे आंखों को खोलता है, तभी सामने उसे एक व्यक्ति भैंसे पर नजर आता है। अब रतन को शुरुआत में ये लगता है कि भाई ये कोई व्यक्ति, एक आधी भैंसा उनके साथ भी रहा करता था, कि ये व्यक्ति हमारी भैंसे पर या भैंस पर बैठ गया है। उसने ये भी नहीं देखा, वो लाठी लेकर उस व्यक्ति की तरफ भागने लगता है। अब आप सोचिए उस समय कैसा माहौल होगा। अब यहाँ पर यमराज जी अपने भैंसे को लेकर आगे भागने लगते हैं कि भाई ये तो बड़ा ढीठ बच्चा है। यहाँ पर वो कहते हैं यमराज जी, अरे रुको रुको। वो कहता है तू मेरी भैंस पे चढ़ा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर चढ़ने की। इसे कहते हैं कि काल को लाठी लेकर भगाना। ये एक ऐसा मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अब यहाँ पर यमराज जी हंसते हुए कहते हैं, अरे बालक तू हमें मार क्यों रहा है। वो कहता है कि एक तो तू ताऊ जी मेरी भैंस पर चढ़ा हुआ है ताऊ, और ऊपर से ये और कह रहा है कि मार क्यों रहा है। यहाँ पर यमराज जी कहते हैं कि आज किसके पल्ले पड़ गया मैं। वो कहता है कि मैं तेरी भैंस पर नहीं चढ़ा हूं, ये मेरा वाहन है, और थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रहकर बात कर। तो वो कहता है कि मैं तो आपसे बहुत मान सम्मान से बात कर रहा हूं। इसके बाद यहाँ पर रतन कहता है कि अपनी जो उसकी भैंसें थी सभी को गिनती करना जानता था, सभी को गिनता है कि हाँ कह तो ये व्यक्ति सही रहा है, इसकी ये फालतू है। तो वो कहता है कि तुम भाई इस भैंसे पर क्यों घूम रहे हो, क्या ये सवारी बना ली है तुमने, और हंसने लगता है। तभी यहाँ पर यमराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, इस भैंसे पर बैठकर तुम्हें मेरे साथ चलना है। अब बताइए इतनी सी उम्र में, तो उसे जैसे समझ में आता है कि वो यमराज जी हैं। तो अब यहाँ पर रतन कहता है कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, मेरे भाइयों की शादी हो गई, मेरी बहनों की शादी हो गई, हमारी भी तो दुल्हनिया आएगी, हम बिना दुल्हनिया के कैसे रहेंगे, और आप हमें लेने के लिए आ गए। भाई अभी नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी। यमराज जी कहते हैं कि तुम होते कौन हो, जाने नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर रतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि भाई आपने ना ही तो मुझे बताया। अब यहाँ पर रतन तो जो था वो बहुत नेक था, हमेशा लोगों पर दया करने वाला, अच्छा, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। ताई कितना भी उसके साथ छल या कपट किया करती थी, लेकिन वो ताऊ ताई के बच्चों को अपना भाई ही मानता था। गांव में हर किसी का कहना माना करता था, हर किसी का मान सम्मान किया करता था। अब यहाँ पर यमराज जी को पता था कि भाई इसको ये नेक आत्मा है, इसको अपने साथ ले जाना है। रतन सिंह कहता है ना ही तो आपने कोई बुलावा दिया, ना ही कोई बुलाने के लिए भेजा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। अब यहाँ पर नेक आत्मा थी, यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें बुलाना भी पड़ेगा। वो कहता है कि क्यों नहीं, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, कोई तो मुझे दुख तकलीफ होती जिसकी वजह से लगे कि भाई मैं मरा हूं, आप मुझे ऐसे ही लेकर चलोगे। वो कहता है, यमराज जी कहते हैं कि तू इतना दुखी है, परेशान है, फिर भी तेरा यहाँ पर इतना मन है। वो कहता है कि यमराज जी मैं दुखी कहाँ हूँ, हे भगवान मैं तो यहाँ पर बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ, मेरी ताई मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती है, जबकि ताई 2 दिन की रखी हुई छाछ को उसे पिलाया करती थी, जो बिल्कुल पीने में ऐसी थी मानो जैसे खट्टा नहीं होता ना बहुत ज्यादा। 2 दिन उस समय फ्रिज भी नहीं थे, वो फिर भी उस खट्टी छाछ में और बासी रोटियों में खुश था। वो कहता है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन आप मुझे लेकर तो चल रहे हो, मेरी एक इच्छा थी, अगर आप पूरी कर सकें। यमराज जी सोचे कि भाई
अब आत्मा तो आत्मा है, बालक हो या बड़ा हो, लेकिन बहुत भोली और सीधी आत्मा थी। यमराज जी पूछने लगते हैं कि क्या इच्छा है भाई तुम्हारी। वो कहता है यहाँ पर रतन सिंह कि मेरी ना शादी करने की इच्छा थी, मेरे भाइयों की शादी हुई, मैं भाभीियों को देखकर ना ऐसे ही मेरी पत्नी होनी चाहिए, जो मेरे इधर उधर घूमे, मेरे खाने का ख्याल रखे, मुझे एजी ओजी कहकर बुलाए। अब भाई यमराज तो फंस जाते हैं इसकी बातों में। ये भी भोलेपन से बात कर रहा था। इसके बाद जो होता है, यमराज जी को दया आ जाती है। कहते हैं कि ठीक है भाई, तू शादी कर ले, और शादी के कितने दिन बाद चलेगा, अच्छा ये भी बता दे। यमराज जी भी बड़े अच्छे मूड में थे शायद उस दिन। तो यहाँ पर ये कहता है कि बस 2 बच्चों का मुंह देख लूं, उसके बाद आप मुझे लेने के लिए आ जाना, और तब मैं आपके साथ चल चलूंगा बिना कुछ कहे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अचानक ही उसके दरवाजे पर रिश्ता आता है। इसके लिए, रतन सिंह के लिए, रतन के लिए जब रिश्ता आता है तो रतन फूला नहीं समाता है कि भाई अब तो मेरी भी पत्नी आएगी और मैं भी इन्हीं की तरह रोटियां गरम गरम खाऊंगा, ये होगा वो होगा। अब रतन सिंह के ताऊ जी कहते हैं, ताई जी तो बड़ी मक्कार थी लेकिन ताऊ जी अच्छे थे समाज में दिखाने के लिए। वो कहते हैं कि भाई शादी तो हमें करनी है इस लड़के की भी। वहां पर पता चलता है कि जो इसकी पत्नी आती है रामवती, वो बहुत गरीब घर से थी और लेने देने के लिए कुछ था नहीं, केवल लड़की थी, लड़की के एक जोड़ी कपड़े थे। यहाँ पर रतन सिंह का ताऊ खुश हो जाता है कि एक नौकर की जगह 2 नौकर हमारे घर में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर रतन सिंह की जिंदगी में रामवती आ जाती है, और रामवती आने के बाद यहाँ पर जिंदगी खुशहाल होने लगती है। रतन सिंह तो दिन पर दिन चौड़ने लगता है, मोटा होने लग जाता है। और दोस्तों ये दोनों बड़े ही मेहनती थे। जो रामवती थी ना, रामवती बहुत ही ज्यादा एकाधी कक्षा पढ़ी हुई थी, हिसाब किताब में तेज होती है। अब रामवती गांव में दूध बेचने का काम करने लगती है। ताऊ जी रोक नहीं सकता था, समाज का मामला था, गांव वाले ये कहते कि भाई उसकी पत्नी को नहीं करने देते। अब रामवती रतन पूरे दिन भैंस चराए, और रामवती दूध काट काट कर रतन को जो उसका दूध होता है उसके दाम देने लगती है। इन्होंने करीबन 1 साल में अपने लिए घर खड़ा कर दिया था उस जमाने में। अब यहाँ पर ताई को तो नून मिर्च लग जाते हैं, वो भाई इनको अलग कर देती है। भाई तुम अपने घर में रहो जो तुम्हारे बाप का घर है, अब हमारे पास तुम नहीं रहोगे। अब ये अलग रहने लगते हैं। जिंदगी इतनी बेहतर हो जाती है कि ये जो पशु होते हैं, पशुओं में से ही जो भैंस होती हैं या वैसी चीजें होती हैं, उनमें से ही ये तो दिन पर दिन दुगनी रात चौगनी इनकी होने लगती है। क्योंकि जो रामवती थी वो दूध के साथ साथ घी को भी बेचने लगती है। 2-4 गाय माता भी ये रखते हैं जो देसी गाय होती है। देसी गाय का घी उस जमाने में भी बड़ा महंगा बिका करता था। कुछ लोग नाचते भी घी ले जाया करते थे। तो रामवती ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था क्योंकि वो बहुत तेज बुद्धि महिला थी। अब रतन सिंह को वो वादा याद आए कि भैया अब तो यमराज आएगा, क्योंकि उसकी पत्नी 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। रतन सिंह को जाड़ा चढ़े कि अब क्या होगा, अब तो मुझे जाना ही होगा। रतन सिंह की पत्नी रामवती देखती है कि मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, जब से हमारे 2 बच्चे हुए हैं तुम काफी परेशान रहते हो जी, क्या हुआ, ऐसी क्या बात है। तो यहाँ पर पूरी कहानी ये रतन सिंह अपनी पत्नी रामवती के सामने रखता है कि ऐसे ऐसे यमराज से वादा किया था, अब यमराज मुझे लेने के लिए आएंगे और जाना पड़ेगा, वादा तो मैंने किया है। वो कहती है कि जब यमराज तुम्हें लेने के लिए आए ना तो तुम मुझे जरूर बता देना। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर यमराज जी आते हैं, दोनों बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही यमराज जी आते हैं कहते हैं कि रतन सिंह चलो अब तुम्हें चलना होगा। तभी पत्नी सामने आ जाती है रामवती, कहती है कि महाराज को प्रणाम। महाराज मेरे पति को तो तुम ले जा रहे हो, लेकिन मेरे 2 बच्चे और मैं, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी, हमारा तो कोई और भी नहीं है। तो यहाँ पर यमराज कहते हैं कि देवी बेटा ऐसी बात है कि मेरा जो काम है उस काम को मैं करूंगा और उस काम से मैं पीछे नहीं हट सकता, और तुम्हारे पति के बिना तुम अब जी सकती हो, काफी सक्षम हो। तो यहाँ पर वो महिला अपनी बुद्धि लगाती है, यमराज जी से कहती है कि ये कहाँ की न्याय हुआ, आप एक इतने बड़े देवता होते हुए भी आपने हमारे साथ अन्याय किया है। अब यमराज अपने कहते हैं कि मैं अन्याय कैसे कर सकता हूँ, मैं न्याय का देवता हूँ, मैं सब लोगों का लेखा जोखा रखता हूँ और ये मुझसे ही कह रही है अन्याय किया है। तो यहाँ पर हाँ यमराज जी कहते हैं कि कौन सा अन्याय किया है, मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया।
इसके बाद रामवती कहती है कि महाराज आपने बताओ क्या अन्याय किया है, आपने मेरे पति को ले जाने से पहले ना ही तो इन्हें कोई बुखार आया, ना ही जुकाम हुआ, ना ही खांसी हुई, अब आप इसको सीधे के सीधे ले जाओगे तो मैं इस समाज में लोगों के सामने क्या कहूंगी कि रतन सिंह आसमान में उड़ गया, क्या कहूंगी उसको, क्या बीमारी थी, क्या बोलूंगी मैं? आप ये भी तो बताइए ना, आप धर्मराज हैं, धर्म के प्रति चलते हैं, तो इन बातों का जवाब दीजिए। अब यमराज पत्नी की बातों में फंस जाता है, भाई बात तो सही है, रतन सिंह तो हट्टा खट्टा, कोई भी बीमारी नहीं और चंगा भला एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा था। अब रतन सिंह मुस्कुराता है कि भाई अब की बार भी मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा। यमराज जी कहते हैं कि चलो ठीक है, तो आगे जब आऊंगा तो पहले ये बीमार होगा, उसके बाद इसकी मृत्यु होगी और मैं आने से पहले इसको यानी संकेत दूंगा। यमराज ने ये कहा कि मैं आने से पहले संकेत दूंगा और एक बहाने के साथ इसे लेकर जाऊंगा। ये बात हो जाती है पति पत्नी अब बहुत अच्छी जिंदगी आगे बिताने लगते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब रतन सिंह कहे कि अब नहीं आएंगे यमराज जी, उन्हें पता चल चुका है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, दोनों पति पत्नी इस बात को भूल जाते हैं। तभी यहाँ पर रतन सिंह को जुकाम होता है। जुकाम होने के बाद उसे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो गरम गरम कुछ खा पीता है, गरम दूध, और उनके घर में तो इन चीजों की बिल्कुल कमी नहीं थी। इसके बाद और भी रतन सिंह को फिर गला खराब होने लगता है। गला जब खराब होता है तो बुखार चढ़ने लगता है। बुखार चढ़ता है तो दोनों जने भूल चुके थे कि यमराज ने ऐसा कहा था। यमराज ने अब की बार पक्का कर लिया था कि भाई पहले मैं आपको संकेत दूंगा, क्योंकि पत्नी ने कहा कि भगवान आने से पहले हमें संकेत दीजिए, आप तो एकदम से आकर टपक जाते हैं। उसने सारी बातें ऐसे घुमा फिरा कर कही। फिर रतन सिंह की दाढ़ में दर्द होने लगता है, रतन सिंह की आंखों में तकलीफ होने लगती है। अच्छा, इतनी सारी बीमारियों ने रतन सिंह को घेर लिया था। पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी दस्त होने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत होती हैं। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जाता है। इलाज होता है, हॉस्पिटल भी नहीं था, वैद्य था, वैद्य जी का ही वैद्यालय था या हॉस्पिटल बोल लीजिए उसे उस जमाने का। रतन सिंह का उसमें इलाज चलता रहता है। वैद्य कहते हैं कि मेरे पास इनकी कोई भी अब दवाई नहीं है, आप कहीं और इन्हें ले जा सकते हैं। पत्नी दर दर की ठोकरें खाती है, इधर उधर घुमाती है, इलाज कराती है। अब वो हार जाती है कि कैसी बीमारी है जो काबू में नहीं आ रही है। अब एकदम से यमराज सामने प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि रतन अब तो तुम्हें चलना होगा। रतन कहता है कि महाराज तुमने संकेत तो दिया ही नहीं, अब तुम बिना संकेत दिए मेरे सामने फिर आ गए। अब यहाँ पर यमराज जी हंसने लगते हैं कि बेटा तुम मेरी ही बातों में, तुमने लोगों ने मुझे फंसाया था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं दिए संकेत। छींक तुम्हें आई, जुकाम तुम्हें आया, बुखार तुम्हें आया, आंखों में तुम्हारी परेशानी हुई, पेट में तुम्हारी परेशानी हुई, दाढ़ में तुम्हारी परेशानी हुई, जो बाल काले थे 1 महीने में सफेद हो गए, ये परेशानी, इतने संकेत तो तुम्हें दिए हैं, और कितने संकेत दूं। रतन चुपचाप खड़ा रह जाता है। पत्नी भी हैरान हो जाती है कि भाई संकेत तो हैं, हमने इस बात पर दिमाग क्यों नहीं लगाया। तो दोस्तों, जो हमारे शरीर में तकलीफें होती हैं ना, जो ऐसी बीमारियां लगती हैं, तो सोच लीजिएगा हमारा बुलावा हमेशा हमारे सर पर घूमता है, हमें वो संकेत देते हैं। रतन चुप हो जाता है। रतन कहता है कि मालिक मैं पहले से ही अभोर था, आपने जितना भी दिया है ना छप्पर फाड़ कर दिया है। मेरी जिंदगी मैंने जो सुख बुढ़ापे तक देखता वो सुख मैंने अभी देख लिए हैं और मैं इन सुख को नकार नहीं सकता। पत्नी भी पति के चरण छूकर यमराज जी को प्रणाम करती और कहती है कि भगवान अब हम आपके काम में अड़चन नहीं डालेंगे, हम सब कुछ समझ चुके हैं और आप इन्हें ले जा सकते हैं। अब वो चीख चीख कर जब रतन इस दुनिया से चला जाता है तो कहती है कि हाय मेरे पति को तो पेट का दर्द ले गया, वरना मेरा पति और जीता। हाय मेरे पति को तो दाढ़ का दर्द ले गया, नहीं मेरा पति और जीता। मेरे पति को तो बीमारियां ले गई, वरना मेरा पति और जीता। कलयुग में इतनी बीमारियां क्यों हैं पता है आपको? कलयुग में इसी वजह से तो बीमारियां हैं, क्योंकि सभी को संकेत जल्दी भेज दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पर ज्यादा जिंदगी नहीं है। 100 से हजारों बुजुर्गों से हमारे गांव में करीबन, मेरे सामने मेरे दादा दादी करीबन 72, मेरी दादी तो 69 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली जाती है। दादा भी 72 साल के इस दुनिया से चले जाते हैं। 70-72 का आंकड़ा था उस समय।
आज का आंकड़ा बताऊं आपको? हाँ, उनमें से ऐसा है कि एक दादी है हमारी जो 100 साल से भी ऊपर बैठी हुई हैं। एक आधी केस मिलता है देखने का। पहले आपको हर घर में बुजुर्ग मिला करते थे, अब नहीं मिलेंगे। घरों में बुजुर्गों की कमी है क्योंकि बुढ़ापे तक कोई जीता ही नहीं है। इससे पहले मैंने एक दिन और ये बात कही थी तो लोगों ने कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब भी बुजुर्ग होकर जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं भाई? आज 2 महीने की बात बता रही हूँ। हमारे रिश्तेदारी में से, हमारे ही फैमिली मेंबरों में से करीबन 60 की उम्र भी लोगों ने नहीं पकड़ी है और वो चल बसे हैं। कोई ना कोई बहाना, ऐसा लगता है कि कोई मौका ही नहीं होता। मेरे मामा जी गए इस दुनिया से, अभी 2-2.5 महीने हुए हैं मेरे मामा जी को। अच्छे भले गए थे जब गेहूं की कटाई चल रही थी और ऐसा इन्फेक्शन बना हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन के जरिए। बिल्कुल अच्छे भले थे, गेहूं काट रहे थे, बोला गर्मियां चल रही हैं, ऑपरेशन करा लेता हूं, उसके बाद ठीक रहूंगा। उनको प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन में ही चले जाते हैं। तो भैया संकेत सभी को भेज दिए जाते हैं जल्दी। ये कलयुग है, यहाँ पर सब कुछ जल्दी होता है। भक्ति का फल जल्दी मिलता है, आपकी प्रार्थना का फल जल्दी मिलता है, आपके कर्मों का फल जल्दी मिलता है, आपके किए हुए कार्यों का जल्दी रिजल्ट मिलता है। जैसे मशीनी दुनिया चल रही है ना, आप सोचिए मोबाइल से पहले चिट्ठी से, उससे पहले कोई व्यक्ति जाया करता था, तो उस समय के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। ये बस हमारी भूल है कि आज ये चीजें हैं, पहले भी चलती थी और आज भी चल रही हैं। आज जितना मशीन का जमाना आ रहा है उतनी ही हमारी सांसें कम हो रही हैं, सब चीज जल्दी हो रही है। समय मानो रेत की तरह हाथों से फिसलता है। जिंदगी में यही करते रह जाते हैं कि अगली बार बहुत बेस्ट करेंगे, अगली बार हम महीना अच्छे से सुधारेंगे, अगली बार अगले महीने से सेविंग करेंगे। वो कभी हाथ नहीं आता, जिंदगी रेत की तरफ फिसल जाती है। तो आपको संकेत मिलते हैं, अपना इलाज, अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जिसमें रतन जी एक बहुत अच्छे इंसान थे जिसके लिए यमराज जी को भी करीबन 3 से 4 बार आना पड़ता है। तो आप इस स्टोरी को क्या मानते हो? बिल्कुल सत्य नहीं कहूंगी, सत्य तो इसके कोई तथ्य नहीं है, केवल लोगों की एक दूसरे से बातों में ये स्टोरी आती है। इसका कोई ऐसे प्रमाण नहीं है कि भाई यहाँ पर है, यहाँ पर हुआ था, ऐसे हुआ था, इतने सन में हुआ था, कोई प्रमाण नहीं है भाई, पहले ही कह देती हूँ। लेकिन जीवन में कुछ सुधारने के लिए ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने रख दूं। जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।